देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सोमवार को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे के साथ शुरू हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके संसद के सार्थक रहने की उम्मीद जताई थी। उनका कहना था कि वो विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक बहस के साथ ही सार्थक सत्र के आकांक्षी हैं। लेकिन जैसा कि आशंका थी, लोकसभा में विवादास्पद भूमि विधेयक के मुद्दे पर सर्वाधिक हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने नया भूमि अध्यादेश सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन ही सदन के पटल पर रखने का फैसला किया। सरकार संसद के बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष के कड़े विरोध के कारण इस विधेयक को मंजूरी दिलाने में नाकाम रही थी। लिहाजा 3 अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद खत्म होने से एक दिन पहले इसे दोबारा जारी किया गया। इस मुद्दे पर लगभग पूरा विपक्ष एक है। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट कोई भी इस मामले में अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला। 2 महीने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे और इस मुद्दे पर कड़े तेवर दिखाए। इस सत्र में सरकार की पहली प्राथमिकता फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक को पास कराना है, जबकि लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार निरोधी बिल में संशोधन पास कराना भी सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती का काम होगा। संसद के इस बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा की कार्रवाई 8 मई को समाप्त होगी, जबकि राज्यसभा का नया सत्र 23 अप्रैल को शुरू हो रहा है, जो 13 मई को समाप्त होगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में और क्या होंगे मुद्दे, यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद पीएल पुनिया, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और सांसद केसी त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह। मैं पीएल पुनिया साहब सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आप ही लोकसभा में और राज्यसभा में भी, संसद के दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के कल आपने रैली की, अपनी बात रखी, लेकिन संसद में आज जब ये बिल पेश किया गया तब भी आपने शोर शराबा और हंगामा किया आपकी पार्टी के सांसदों ने, और कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। क्या वजह है? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये किसानों के हक की लड़ाई है, किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है। और ये बहुत साफ किया जा चुका है कि जब तक 2013 का मूल रूप में वापस नहीं लाया जाएगा तब तक इसको पास नहीं होने देंगे। और सभी विपक्षी दल इसमें एक राय के हैं। सभी विपक्षी दल नहीं, बल्कि 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्र की है, जो किसान है, जो भूमि पर मजदूरी करता है, वो सब इसके विरोध में है। और कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल एक राय होकर ये इस बिल को पास कराने के विरोध में है। और ये सही भी है, जो अनेक सरकारों ने काम किया, लेकिन ये पहली सरकार है जो अध्यादेश के माध्यम से किसानों के अधिकार को वापस छीनने का काम कर रही है। पहले अधिकार दिए जाते रहे, अध्यादेशों के माध्यम से अधिकार दिए जाते रहे, लेकिन उन्होंने अध्यादेश के माध्यम से अधिकारों को छीनने का काम किया है। और राहुल जी ने इसका नेतृत्व किया है। कल जो रैली हुई और आज उन्होंने इंटरवेंशन किया लोकसभा। लेकिन पुनिया साहब, इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो, बहस हो, उसको सामने रखा है। नहीं, इस मुद्दे पर बहस करने से आपकी पार्टी क्यों कतरा रही है? आप क्यों नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर चर्चा करें और तब फिर आप इसका जो भी हश्र करना चाहें करें? नहीं, चर्चा तो होगी ही, लेकिन उसमें एक मुख्यतः जो ग्राउंड वर्क है वो तो किया जाए। वो बात तो करें, किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी भी हालत में जो अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया है उसमें सहमति नहीं है। उसके अलावा कोई संशोधन देने को सहमत नहीं है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये अहंकार है, इनका सत्ता का अहंकार है जो इनको रोके है। जो वादे किए इन्होंने किसानों से वो इनको याद नहीं है। जो वादे किए हैं उद्योगपतियों से उन्हीं को पीछे पूरा करने के लिए वो लगे हुए हैं। चलिए, मैं आता हूं पुनिया साहब आपके पास में। आप बने रहिए, मैं आता हूं आपके पास में। हुकुमदेव नारायण जी, अभी पीएल पुनिया साहब ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी और सरकार दोनों ये मान के चल रहे हैं कि जिस रूप में ये हमारा विधेयक है वैसे ही पास होना चाहिए, इसमें कोई संशोधन वो मानने को आप लोग तैयार नहीं है। आखिर ये ऐसी हठधर्मी क्यों है? देखिए, पहले एक बात देश के किसानों को और सबको समझना है, और वो काफ़ी समझ भी गए हैं। आज के किसान आज से 20 साल पहले वाले नहीं हैं। उनके बच्चे काफ़ी पढ़े हैं,
और उनके बच्चे जो पढ़े हैं वो रोजगार चाहते हैं, वो खेती करना नहीं चाहते। मेरे ही बच्चे हैं, मेरी जमीन के बारे में उनको कोई पता नहीं कि मेरी जमीन कहाँ है और कितनी है। अभी भी मैं अपनी खेती खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं पिताजी के समय से खेती देखते रहा हूँ। तो आज ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान के बच्चे हैं उनको रोजगार चाहिए। वो इंजीनियर हो गए, वो टेक्नोक्रेट हो गए, वो कंप्यूटर इंजीनियर हो गए, और उनके हाथ को रोजगार मिलेगा तब जब उद्योग स्थापित होंगे। तब उद्योग स्थापित होंगे तो होंगे जमीन पर। जमीन में किसान जब जमीन देंगे तो उस पर उद्योग बनेगा। किसान नहीं जमीन देंगे, उद्योग नहीं लगेगा, फिर उनको कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा, फिर देश का विकास नहीं होगा। लेकिन फिर आप आम सहमति क्यों नहीं बनाते इस मामले को लेकर? देखिए, आम सहमति तो बनाते ही हैं, लेकिन आम सहमति बनाने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर से पुनिया जी जो कहते हैं 2013 के बाद, 2013 से तक जो अंग्रेजी राज का कानून 60 वर्ष तक ही ढोते चले आए थे, तब इनको अकल नहीं था क्या? जितने दिल्ली के आसपास से बिल्डर बने हैं और नोएडा से लेके सब जगह जो बड़े बड़े मकान बने हैं, फ्लैट, चलिए उन्होंने तो बदल लिया। उन्होंने तो 2013 में SEZ का जितना जमीन इन्होंने एक्वायर किया था सब कर लिया जी। 2013 में इतने दिन तक 60 वर्ष तक तो ये किसान की चिंता नहीं थी। 2013 में कानून बना, 2013 के कानून के बाद आज मेरे ही क्षेत्र में जी ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जहां पर कुछ किसान अरंगा लगा करके कि हम अपनी सहमति नहीं देंगे, पड़ा हुआ है। दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड है, 80 किलोमीटर की रोड है सोनबरसा, उसमें 3 किलोमीटर पड़ी हुई है। जी जी, मैं आता हूं आपके पास। कुछ पुनिया साहब कहना चाह रहे हैं। जी पुनिया साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं हुक्मदेव ऋषि यादव जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन किसान से उसकी सहमति क्यों नहीं ले लेते? जो उसको अधिकार दिया है उसकी सहमति लेके वो भी जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और ये कह देना कि किसान के बच्चे वो सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहेंगे तो उनको नौकरी दीजिए, लेकिन आप उसकी जमीन को हड़प के उसके बदले में एक को आप चपरासी की नौकरी देंगे, ये कौन सा कानून है? मेरा कहना यह है कि आप जरूर उद्योगीकरण कीजिए, लेकिन किसान की सहमति के साथ हो। जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी कराने के बाद में हो। 6 महीने की तो कैद रखी है, सिर्फ 6 महीने के अंदर करने में उसमें क्या कठिनाई है? जी केसी त्यागी साहब, आपकी पार्टी को क्या एतराज है इस भूमि अधिग्रहण बिल से, और आप इसे क्यों नहीं पास होने देना चाहते? असल में पिछले 2 महीने से कांग्रेस बनाम भाजपा बहस होकर के किसानों के मुद्दे लुप्त हो जाते हैं। जी, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह के टाइम में 1982 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का, तब हुक्मदेव नारायण जी हमारी पार्टी के नेता हुआ करते थे, तब से हम लोग इन सवालों पर संघर्षरत हैं। और किसानों को उनकी मर्जी से कंसेंट के साथ जमीन देने के कोई खिलाफ नहीं है। हमने और हुक्मदेव जी की पार्टी जब हमें एनडीए में थे, सर्वसम्मति से हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर सुझाव दे करके इस बिल को पास कराया था। अब इनका तर्क सुनिए कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि डिफेंस के लिए जमीन लेते लेते तो इतना वक्त लग जाएगा कि पाकिस्तान की सेना से पूछना पड़ेगा। अब ऐसे तर्क प्रधानमंत्री को देना चाहिए क्या? हम तो अपने बेटे भी देते हैं और जमीन भी देते हैं रक्षा कार्यों के लिए। सूरतगढ़ में अभी राजस्थान में 10,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, एक किसान ने विरोध नहीं किया। जी, शिक्षा के लिए जितनी जमीन चाहिए, लेकिन शिक्षा का इन्होंने बजट कम कर दिया, इन्हें पीपीपी मॉडल चाहिए। अस्पतालों का, हेल्थ केयर का इन्होंने बजट कम कर दिया, इन्हें बड़े बड़े बिल्डर्स के जो हैं वो चाहिए, जो वेदांता टाइप जो मेडिकल वो हैं। इन्होंने नहरों के लिए कहा है। मेयर हुक्मदेव जी दोनों गांव के रहने वाले हैं, गांव की पृष्ठभूमि के पूर्णिया जी हैं। 60% जमीन अभी तक नॉन इरिगेटेड है। 1,000 करोड़ रुपए का आपका साल भर का बजट है, दो जिलों में खप जाएगा। नहीं, लेकिन इस बिल से आपको क्या आपत्ति है? वो चला रहे हो, बुलेट ट्रेन चला रहे हो। नहीं त्यागी जी, वो आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे इस बिल के बारे में जो आपके एतराजात हैं वो मैं जानना चाहता हूं। मैं तो कंसेंट की जो क्लोज इसमें खत्म की है उसके खिलाफ हूं। किसान जमीन देने के खिलाफ नहीं, लेकिन और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आप समर्थन कर देंगे? पॉलिश कर रहे हैं कंसेंट क्लोज। जी,
ये मर जाएगी पार्टी तो भी कंसेंट क्लॉज के लिए नहीं स्वीकार करेगी। क्या बात आप कर रहे हो? इनकी आत्मा अटकी हुई है बड़े कॉर्पोरेट के साथ, जिन्होंने चुनाव में इतना पैसा लगाया है, अब वो वसूल नहीं करेंगे क्या? संजय सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए कहना जी जी त्यागी जी, मैं आता हूं आपके पास में। ये जो पूरी बहस चल रही है, इस कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, और लग ये रहा है कि संसद का जो बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, ये भी इसी शोर शराबे और हंगामे की नजर हो जाएगा। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि 125% काम होगा, जैसा प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है, लेकिन होता हुआ दिख नहीं रहा। और दोनों तरफ से एक तरह की एक हठधर्मिता है, एक मजबूती है कि हम बदलेंगे नहीं। देखिए, ये जो दूसरा चरण है बजट सत्र का, उसमें अगर देखेंगे तो ये बिल जो है डोमिनेट यही बिल करेगा और इसके अराउंड जो डिस्कोर्स होगा। आज पहले दिन जो सत्र का था, सदन चला, ऐसा नहीं सदन आज सारे दिन चला, बीच में शुरू में थोड़ा एडजर्नमेंट को होकर के, और एक बहुत सार्थक बहस अग्रेरियन क्राइसिस पे भी हुई, जिसमें राहुल गांधी का वो भाषण हुआ, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट हो गया, थोड़ा स्पाइस अप हो गया, उस पर सरकार भी काफी तैयारी के साथ आई, लोगों का भी उस पर अट्रैक्शन रहा, वो बहरहाल, लेकिन उस पर कुछ मुद्दे वो आए। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम इस विधेयक को इस मूल स्वरूप में नहीं पारित होने देंगे। जी, इसमें जो समस्या है वो समस्या बिल के मेरिट्स पे बात नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे कि 9 अमेंडमेंट्स जो सरकार लेकर के आई है, वो 9 अमेंडमेंट तो सार्थक हैं। ये इशू परसेप्शन का हो गया है सरकार की या बीजेपी की। जहां गलती मैं समझता हूं, बीजेपी ने वो परसेप्शन वॉर में, पहले चरण में बीजेपी परसेप्शन वॉर में लूज कर गई विज़ावी ऑपोजिशन। एक तो वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए, पब्लिक ओपिनियन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरा, विपक्षी दल ये कहने में काफी हद तक सफल हो गए कि ये सरकार पार्लियामेंट का रूट छोड़ करके ऑर्डिनेंस लाई है। ऑर्डिनेंस तब भी पार्लियामेंट ही जाता है, दोनों सदन से पारित नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस अपने आप लैप्स कर जाएगा। ये जो परसेप्शन वॉर है, इसमें बीजेपी शायद अब गियर अप हो रही है, जैसा उनको पहले करना चाहिए था। लेकिन डिफेंसिव पे भी है। हाँ, डिफेंसिव पे है, इसलिए कि वो उन्होंने पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में बिल्ड नहीं किया, और ये लड़ाई मेरिट्स ऑफ द बिल के बजाय ये परसेप्शन की लड़ाई हो गई। जब परसेप्शन की लड़ाई होती है तो किसान, गांव, गरीब, देखिए ये शब्द जो हैं हमारी जो राजनीतिक या डेमोक्रेटिक परंपरा है, ये डिस्कोर्स में काफी स्ट्रांगली चलता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहली बार हो रहा है कि जमीन लिए जा रहे हैं और सारे जमीन लिए जा रहे हैं। इस पे बीजेपी वो जो लड़ाई है, जो एक मेंटल या परसेप्शन की लड़ाई है, पहला चरण ऑपोजिशन के हाथ में रहा है, बीजेपी अब गियर अप हुई है। उसके साथ समस्या ये है कि ये लोकसभा में तो पास हो ही जाएगा जी, राज्यसभा में वो संख्या बल अभी भी जुटाने में उतनी कामयाब नहीं हुई है। हालांकि सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो अंत में जब भी वो बिल लेकर के आएंगे उस समय तक वो कामयाब हो पाएंगे। तो इसलिए बाकी तो जो भी बिल हैं वो पास हो ही जाएंगे। पिछले बार भी हमने देखा है ये किस तरह का डिस्कोर्स लेता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जी, पीएल पुनिया साहब, अभी जैसा संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें सरकार तैयार है तमाम संशोधन मानने के लिए, आप भी संशोधन रख सकते हैं और आपके जो एतराज हैं वो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है और फिर एक नए अंदाज में ये बिल पारित किया जा सकता है लोकसभा में। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हम इनसे पूछते हैं कि आपकी सहमति से 2013 में कानून बना था, उसको यथावत बने रहने में इनको क्या दिक्कत है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, या साल भर नहीं हुआ था कानून को लागू हुए और उसमें बहुत से ऐसे उदाहरण भी नहीं आए थे, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे, किसके दबाव से, उद्योगपतियों के दबाव से इन्होंने ये पर संशोधन लेकर आए हैं? जितने भी आप कह रहे हैं कि 9 संशोधन है, 9 के 9 संशोधन, हर संशोधन से इन्होंने किसान के अधिकार को समाप्त किया है। चाहे वो कंसेंट क्लॉज हो, चाहे सोशल इंपैक्ट स्टडी का हो, चाहे वो 5 साल तक कब्जा ना दिया हो और कंपनसेशन ना दिया हो, तो दोबारा वो नल एंड वाइड होगा, दोबारा उसकी प्रोसीडिंग शुरू होंगी और 5 साल तक अगर किसी ने इफेक्टिव स्टेप्स नहीं उठाए हैं तो वो वापस उस किसान को चली जाएगी। हर एक संशोधन में इन्होंने किसान के अधिकारों को वापस लिया है। तो हमारी तो मांग ये है कि इनको क्या कठिनाई है, यथावत रहने दीजिए। जो संशोधन के पीछे पड़े हैं, संशोधन, हर संशोधन में किसान के अधिकार को आप छीन रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, हुक्मदेव जी, आपको क्या आपत्ति है? जैसा कह रहे हैं पीएल पुनिया साहब कि आप तो खुद कह रहे हैं कि आप किसान के बेटे हैं, आप खेती किसानी करते हैं, फिर भी आपके सामने किसानों के हित तो सर्वोच्च होने चाहिए और जो जिससे किसान को राहत मिले वो काम होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है?
देख लीजिए न, पहली बात जो पुनिया जी कह रहे हैं जी कि भाई ये कानून बना था तो उसमें संशोधन की क्या आवश्यकता है, आम सहमति से बनी थी। जी तो मैं कहना चाहूंगा कि संविधान बना था तो संविधान सभा में तो सबके आम सहमति से संविधान बना। 100 से ज्यादा संशोधन क्यों हुआ? इन्हीं के राज में हुआ। कानून बनता है देश के लिए, समाज के लिए, न कि समाज। सुन लीजिए मेरी बात, मैं नहीं टोकता हूँ। कानून बनता है देश और समाज के लिए, देश और समाज कानून के लिए नहीं बनता है। आवश्यकताएं बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। आज से 20 साल पहले जो किसान की स्थिति थी और किसान की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, आज उसके सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इस कानून से जमीन लेने का सवाल जहां है, वो बार बार ये कहते हैं कि कारपोरेट हाउस को ये जमीन लेके देंगे। इसमें कारपोरेट हाउस को जमीन देने का तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सरकार जो विधेयक लाई है आप उससे पूरी तरह से सहमत? पीपीपी मॉडल की जमीन लेंगे, उसमें भी विधान है कि वह जमीन सरकार के पास ही रहेगी, कोई उसका निजी मालिक नहीं होगा। दूसरा, किसी भी निजी काम के लिए, किसी निजी व्यक्ति के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी। एक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सरकार बनाएगी तो वो सरकार सड़क के किनारे या रेल के किनारे 1 किलोमीटर चौड़ाई तक रहेगी जी। और वो तय होगा कि कहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। अंतिम बात मैं कहूंगा जी कि दिल्ली के 50 किलोमीटर चारों तरफ जी जो किसान है उनकी हैसियत, उनकी स्थिति अलग है। और इस 50 किलोमीटर के जो एनसीआर का घेरा है, उसके बाहर के किसान में जाइए, बिहार के किसान या मेरे गांव के किसान, उनकी हैसियत अलग है। और हमारे यहाँ अगर सरकार को, तो मैं कहूंगा कि 50 किलोमीटर के अंदर में सरकार न जमीन एक्वायर करे, न कोई इंडस्ट्री लगावे, न कोई डेवलपमेंट का काम करे। 50 केसी त्यागी साहब, अभी आप कह रहे थे कि हुकुमदेव जी आपके नेता रहे, आपकी पार्टी में साथी रहे, अब ये आपके ऊपर हमला कर रहे हैं कि आपका गांव 50 किलोमीटर के दायरे में आता है, आपकी स्थिति उनकी स्थिति में अंतर है। तो आपको इनके विधेयक से क्या एतराज है और क्या चाहते हैं आप, किस तरह से इसमें संशोधन हो? अभी तो जो गुजरात के अंदर जो प्रोजेक्ट गए हैं, प्रधानमंत्री जी लेके गए हैं, उनका विरोध हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू राजधानी के लिए जो अतिरिक्त भूमि मांग रहे हैं, किसानों ने कहा जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। असल में हम सब लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए, अब सरकार के पास कोई पैसा बचा नहीं है। हेल्थ के लिए मैंने आपसे कहा उसके बजट में कटौती होगी, शिक्षा के लिए मैंने कहा उसके बजट में कटौती होगी, कृषि का मैंने आपको बताया। अब हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है हथियार खरीदने का। अब यहाँ पे हथियारों के दुनिया भर के कारखाने आएंगे बनने के लिए, मेक इन इंडिया, हर चीज का नाम में मेक इन इंडिया रहेगा। बनाने वाले विदेशी होंगे या देशी पूंजीपति होंगे, और उस सब के लिए पीपीपी प्रोजेक्ट होगा। पीपीपी प्रोजेक्ट का भी, हुकुमदेव जी आप विद्वान आदमी हैं, ये कहना है इसका प्लानिंग कमीशन का कि पीपीपी मॉडल जो है वो भी पूंजीपतियों की एक नई प्लानिंग कमीशन में कौन बैठे हुए लोग थे? सब वर्ल्ड बैंक के लोग बैठे हुए थे तब भी और अब भी। वो रोज नहीं घटते। सारा स्वामित्व जो है सरकार का नहीं होगा, सारा काम प्राइवेट घराने देखेंगे। तो अब जो किस काम, जो जमीन आप लेना चाह रहे हो, क्या पूरे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन आज की तारीख में संभव है? क्या हिंदुस्तान सिंगापुर हो सकता है? आज मैंने वित्त मंत्री जी का बयान पढ़ा और मैं चारों आप अपने जो यहाँ बैठे हुए हैं, 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम वित्त मंत्री का तो अंगणित ठीक होना चाहिए। 120 करोड़ की आबादी है, 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि हर घर का एक आदमी को रोजगार मिलेगा, यानी कि सारे देश के किसान भूमिहीन मजदूर हो जाएंगे। कोई तर्क है ये? आपका मंत्री कह रहा है, हुकुमदेव जी आप तो हम लोगों के वरिष्ठ रहे हैं, कि भगवान पे भी भरोसा मत करो, सरकार पे भरोसा मत करो, सिर्फ गडकरी जी पे भरोसा करो। कोई तर्क है क्या ये? हमसे तो भगवान भी नाराज है और सरकार भी नाराज है। 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान तो किसानों का अब हो गया। हुकुमदेव जी पूछ रहे हैं कि इस बिल से इसका क्या लेना देना है जो आप कह रहे हैं? इतने दिन लालू प्रसाद ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या कहा, फिर उस बात को, चलिए हम एक नई बहस में ना पड़े। हुकुमदेव जी, मैं पीएल पुनिया साहब, इस बहस को नहीं चलाना चाहिए। नहीं जी, आप जैसे वरिष्ठ नेता से मैं डाइवर्जन की उम्मीद नहीं करता। फिर पीडीपी का राब का क्या है जम्मू कश्मीर में?
अच्छा, वो अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं। हम मुद्दे से शायद हट रहे हैं। केसी त्यागी साहब, मैं आता हूं आपके पास में। मतलब जी, इनके दूसरे जी, हम अपने राजनीतिक सवाल पर बहस करना, अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि संसद के समक्ष जो मुद्दे हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, कुछ दिन के लिए ही अब बजट सत्र का दूसरा चरण बचा हुआ है। त्यागी जी, मैं आता हूं आपके पास में। पुनिया साहब, कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं। वित्त विधेयक को पारित होना है, उसके अलावा लोकपाल बिल में भी संशोधन होना है, भ्रष्टाचार निरोधी कानून में भी संशोधन होना है। तो क्या आपकी पार्टी इसी तरह का रवैया रखेगी जो आज देखने को मिला संसद में, या उसमें कुछ तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मुद्दों की बात है। पिछले सत्र में पिछला हिस्सा जो गया है उसमें भी अनेक कानून पास किए गए। मैं समझता हूं कि 10 कानून पास किए गए उतने थोड़े समय में, रिकॉर्ड। और पूरे अपोजिशन ने एक जिम्मेवार अपोजिशन का रोल अदा किया और कानून पास करा है। लेकिन आप जबरदस्ती बुलडोज करके गलत काम कराना चाहते हैं, किसानों का अधिकार को छीनना चाहते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता है। और आपने कहा कि संविधान में भी संशोधन हुए। हाँ, संशोधन हुए, जनता को राहत देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए संशोधन हुए, और वो भी आम सहमति से हुए। अधिकांश संशोधन आम सहमति से हुए। आप तो पूरी विपक्ष को नजरअंदाज करके, उनकी सहमति को नजरअंदाज करके, और 60%, 70% लोगों के भावनाओं को नजरअंदाज करके और कानून बनाने जा रहे हैं। तो कौन कहेंगे, कौन गलत कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पसंद खुश करने के लिए सब पूरा किया जा रहा है? ठीक है। संजय सिंह जी, क्या उम्मीद करें हम कि आने वाले दिनों में, जो कि आज से लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है वो 8 मई तक रहेगा, 23 अप्रैल से राज्यसभा शुरू होगी, वो 13 मई तक जाएगी, तो इस बीच में क्या आपको लगता है कि संसदीय कामकाज हो पाएगा और ये वित्त विधेयक के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण विधेयक और बिल पड़े हुए हैं लंबित, वो पास हो पाएंगे? देखिए, ब्रॉडली तो कामकाज होगा। इशू जो मेन फोकल इशू है वो ये लैंड वाला जो बिल है, इसे पास होना है। बीजेपी के मुताबिक अगर ये बिल पास नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे चुनाव के दरमियान, या जो चीज हुकुमदेव जी कह रहे थे, इनके हिसाब से गांव में वो जो डेवलपमेंट की बात उन्होंने करी थी, अगर वो जमीन नहीं आती है, या कॉरिडोर नहीं बनता है, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है, या बाकी घर नहीं बनते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल की बात करें, तो वो नहीं होगा। तो वो एक बहुत बड़ी चूक होगी। देखिए, राजनीति में विपक्ष अपनी तरफ से, आप कहेंगे तो विपक्ष भी राजनीति अपनी करता है ना। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से आने वाले समय को देख करके अपने राजनीतिक स्ट्रैटेजी को तय करता है। सही। उस मामले में वो जो भी कर रहे हैं, जैसा वो केसी त्यागी जी कह रहे हैं या पुनिया जी कह रहे हैं, वो उनका ओपिनियन है और वो करने के लिए मतलब लेजिटिमेट उनका विपन है। सरकार किस तरह से बाकी दलों को अपने तरफ मिलाने में कामयाब होती है, एक जो जनता परिवार का विलय अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसकी जो बात हो रही है, उसके होने से ये हो सकता है कि मुलायम सिंह जी यूपी में जैसे सरकार में है, वो इस विधेयक के कारण दिक्कत वहां महसूस कर रहे हैं, या बहुत सारे और भी राज्य सरकारें वो दिक्कत वो महसूस कर रही हैं। लेकिन जब एक पॉलिटिकल लाइन तय हो जाती है तो वहां पे क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये चैलेंज मतलब बीजेपी के सामने होगी कि वो कैसे विपक्ष का जो एकजुटता है उसको वो तोड़ते हैं। बाकी जो वो बिल्स आप कह रहे थे, वो बिल्स मुझे लगता है कि ये क्रिटिकल है, ये लोकसभा से निकल जाएगा, उसके बाद लोकसभा 8 तारीख तक खाली हो जाएगा, या उसके पहले वो का पीरियड खाली होगा, उस बीच में वो निकल जाएगा। फाइनेंस बिल एज इट इज, मतलब उसके पास होने में ज्यादा दिक्कत नहीं। राज्यसभा प्रोरोग हो गई, इसलिए एक टेक्निकल हिच आ गया कि उसे दोबारा से दोनों हाउसेज से वो गुजरना होगा। ये इशू मतलब अगर आप वैसे कह सकते हैं कि एक लाइवली सिचुएशन है जिसमें सरकार को विपक्ष के साथ संवाद करना काफी आवश्यक हो गया। बहुत सही कहा आपने कि विपक्ष के साथ सरकार को संवाद करना चाहिए, संख्या बल के आधार पर नहीं बल्कि आम सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि संसद के इस बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार कुछ इसी तरह का रास्ता निकालेगी जिससे आम सहमति के जरिए कानून पास हो और देश का विकास हो, देश आगे बढ़े। इसी के साथ हम हुकुमदेव जी आपका, संजय सिंह जी आपका, केसी त्यागी साहब और पीएल पुनिया साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मेरे साथ देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।